हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है? आज के लेक्चर पे हम बात करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस पे। ओके, तो एसिड हाइड्रोलिसिस बोले या फिर बोले एक्वेशन, दोनों सेम ही चीज है। तो आज के लेक्चर पे हम पर्टिकुलरली एसिड हाइड्रोलिसिस पे बात करेंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है आज वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर पे जब आगे के लेक्चर्स आएंगे उस पे हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एसिड हाइड्रोलिसिस को अफेक्ट करते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस क्या है, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस या फिर बोल सकते हैं एक्वेशन पे। ओके, तो देखिए ना, एसिड हाइड्रोलिसिस मैं आपको पढ़ा दूंगी, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो आपके सिलेबस पे लिखा है एसिड हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस। ओके, तो ये जो हाइड्रोलिसिस, देखो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझ लीजिए। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब वाटर। ओके, तो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? वाटर का एडिशन करना, वही तो होता है हाइड्रोलिसिस। तो आप देखो आप क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोलिसिस फिनोमिना को दो टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक टाइप का एसिड हाइड्रोलिसिस बोला, एक टाइप का बेस हाइड्रोलिसिस। समझ में आ रहा? मैं बोल रही हूँ कि आपके पास हाइड्रोलिसिस एक फिनोमिना है जिसमें आप किसी रिएक्शन में वाटर को ऐड करते हैं। वाटर के एडिशन को, फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। ओके, लेकिन आप अब क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोलिसिस फिनोमिना को भी दो क्लास में क्लासिफाई कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं, एक एसिड हाइड्रोलिसिस होता है और एक बेस हाइड्रोलिसिस होता है। ओके, तो देखिए अभी एसिड हाइड्रोलिसिस कहां से बन गया? मतलब हाइड्रोलिसिस तो हाइड्रोलिसिस है ना, अब इसे एसिड क्यों बोल दे रहे हो आप, इसे बेस क्यों बोल दे रहे हैं? तो इससे रिलेटेड, और ये आपका हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस फिनोमिना आ कहां से रहा है, किसके अंदर आप ये चीजें पढ़ रहे हो? तो पहले मैं आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर को मैंने ऐड लिखा भी हुआ है, ये आपके लिए मैंने ऐड भी करा हुआ है। इसमें लिखा है लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन एन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, एंड देन डैश करके लिखा है एसिड हाइड्रोलिसिस एंड बेस हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी किसका डिस्प्लेसमेंट? लिगेंड का डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको आपने दो क्लास में क्लासिफाई किया है, एज अ एसिड हाइड्रोलिसिस एंड एज अ बेस हाइड्रोलिसिस। समझ में आ रहा? यानी कि आपकी क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस एक इनिशियल टॉपिक नहीं है। ये किसके अंदर आता है? अगर आपने कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो की, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी ऐसे कंपाउंड में जो आपके ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो। ओके, तो आपने किसी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो की, तो उस केस में आपको दो टाइप के केस अराइज होंगे, ठीक है। तो दो केस अराइज होंगे, यानी कि दो कंडीशन होंगी। दो कंडीशंस की बेसिस पे आपको दो टर्म मिलेंगे, एक होगा आपका एसिड हाइड्रोलिसिस, एक होगा आपका बेस हाइड्रोलिसिस। इतनी चीजें समझ में आ रही, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता है, नाम से पता चला, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन एन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपको कोई ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दिया होगा। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब आपके पास मेटल है, मेटल के पास लिगेंड है, लेकिन ऑक्टाहाइड्रल के केस में लिगेंड कितने होने चाहिए? ऑक्टाहाइड्रल के केस में लिगेंड होता है 6। जैसे टेट्रा के केस में लिगेंड कितने होते हैं? 4। वैसे ही ऑक्टा के केस में लिगेंड कितने होते हैं? 6। ओके, तो ये बोल रहे हैं लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि इस ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करनी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि आपका एक ग्रुप को आपने डिस्प्लेस करना है किससे? दूसरे ग्रुप से। ओके, तो लेकिन यहाँ पर को कोई ग्रुप नहीं बोला है, आप मतलब यहाँ पर को कोई आप कोई भी ग्रुप नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे एक टाइप की लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका मतलब पर्टिकुलरली आपने यहाँ से लिगेंड को डिस्प्लेस करना है किसी दूसरे ग्रुप से। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर एक मैंने एक्स ग्रुप ले लिया, इस एक्स ग्रुप से आपने इस मेटल का, इस कॉम्प्लेक्स का, जो कि एक टाइप का ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका एक लिगेंड को डिस्प्लेस करना है। तो आपका ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एम से मैंने एल, आपके 6 थे, मैंने एक लिगेंड को डिस्प्लेस कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है 5 ही लिगेंड बच जाएंगे। और 5वें के बदले में आपका एक कौन जुड़ जाएगा? बाहर से जो एंटरिंग ग्रुप है, इसे आप एंटरिंग ग्रुप बोल सकते हैं। जिसने एंटर किया वो हो गया एंटरिंग ग्रुप, और जिसने अपनी पोजीशन को छोड़ा वो हो गया लिविंग ग्रुप। तो ये प्रोडक्ट का आपका क्या बन गया? Ml5X। ओके, और प्लस में आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, यानी कि एक लिगेंड आपका बाहर निकल गया। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन से कंपाउंड में? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, तो आप इसे बोलेंगे लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन अ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। तो देखो अब आपने क्या करना है, अगर मैं एक और चीज आपको बोलूं कि अगर यहाँ पे मैंने, देखो लिगेंड तो लिगेंड ही है। ओके, लिगेंड यहाँ पर को कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी। आप हाइड्रोक्सी लिगेंड लगाए, आप कौन सा लगा दे? साइनाइड लगा दे, आप कौन सा लगा दे? कार्बन मोनोऑक्साइड लगा दे, आपकी मर्जी। आप चाहे अमोनिया लगा दे, कुछ भी लगाओ, आपकी मर्जी। ओके, लेकिन मैं अगर बोल रही हूँ कि लिविंग ग्रुप तो आपका कोई भी लिगेंड हो सकता है, लेकिन अगर आपका एंटरिंग ग्रुप, पर्टिकुलरली मैं बोलूं कि वाटर आप ले लीजिए। अब देखो वाटर आप लेंगे तो वाटर आपके दो फॉर्म में हो सकता है। एक तो इनिशियली वाटर वाटर की फॉर्म में एंटर करे,
मे भी देखो अगर मैं इससे H पॉजिटिव आयन निकाल दूं तो ये OH नेगेटिव भी तो बन सकता है। तो दोनों आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे। कैसे? वाटर के ऊपर में, वाटर के पास जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्सी जो ग्रुप बना है इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। अब आप बोलेंगे हाइड्रोक्सी क्यों ले आई मैं? हाइड्रोक्सी आपका वाटर से ही तो बना है। अगर आप वाटर से H पॉजिटिव आयन को निकाल देंगे तो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप ही तो बन जाएगा। तो आप अपने वाटर के दो फॉर्म में आप इसे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपका एंटरिंग ग्रुप आपका वाटर है, ओके, तो एंटरिंग ग्रुप आपका वाटर है, तो ऐसी रिएक्शन क्या बन जाएगी? हाइड्रेशन रिएक्शन ही तो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन मतलब क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ वाटर। अगर आप वाटर का हाइड्रोजन एडिशन कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ओके, अगर मैं बोलूं कि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई, ओके, ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर एंटरिंग ग्रुप में क्या कर दूं? आपको एक्स ना बोल के मैं लिखूंगी वाटर लो, ओके, तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी? लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी तो कहलाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लिगेंड का, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पर को क्या है? वाटर का एडिशन भी तो हो रहा है, और वाटर के एडिशन को आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। चीजें समझ में आ रही जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ? इतनी चीज समझ में आई? तो यहीं से आपका ये फिनोमिना यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस का फिनोमिना आता है। यानी कि एक चीज आप समझिए, यहाँ पर को तो ये देखो मैंने आपको थ्योरी दिखाऊं तो यहाँ पर तो लिखा है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर कोई लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की वही रिप्रेजेंट किया है कि आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ओके, यहाँ पर मेटल दिखाया है, ये दोनों आपके क्या लिगेंड है, देखो A5 किया है, L एक अलग किया है, इसका मतलब इसको आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना, इसे डिस्प्लेस करना है, ओके। ये है E मतलब आपका एंटरिंग ग्रुप। अब आपने क्या किया? एंटरिंग ग्रुप को डाला और लिगेंड को आपने बाहर कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना? ML5 E प्लस L आपका बाहर निकल गया, ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ये चीज बताया, L लिगेंड है, E आपका एंटरिंग ग्रुप है, ये चीज समझ सकते हैं, ओके, जो मैंने आपको समझा दी ऑलरेडी, ओके। अब मैं अगर आपको बोलूं कि एंटरिंग ग्रुप आपका पर्टिकुलरली ई ना होके क्या है? वाटर है, ओके, और मैंने क्या बोला? अगर वाटर है तो ये रिएक्शन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ एक टाइप की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी हो जाएगी। समझ में आई? तो ये रिएक्शन होती है आपकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब इसी से आपका एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस का फिनोमिना आता है। कैसे आता है? देखो मैंने क्या बोला? यहाँ पर आप वाटर को ऐड कर रहे हैं, ओके, और मैंने एक और चीज बोला कि वाटर आपका दो फॉर्म में ऐड हो सकता है। देखो यहाँ पर आपका जो एंटरिंग ग्रुप है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होना ही चाहिए, ओके। अगर देखो समझ में आ रहा है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी वैसी ही है, ओके। तो यहाँ पर न्यूक्लियो जो आपका एंटरिंग ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच होना ही चाहिए, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ मैं वाटर को ऐड कर रही हूँ एंटरिंग ग्रुप में, अगर मैं वाटर ले रही हूँ तो पता है वाटर भी तो एक इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। क्यों? क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज ना बोला है तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास अभी भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको क्या बोला है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर नेगेटिव चार्ज बोलो, इक्वल ही है, क्योंकि ये भी दो इलेक्ट्रॉन से बना है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। समझ में आया? लेकिन वाटर को मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, मैंने क्या किया? वाटर से H पॉजिटिव आयन को निकाल दिया, ठीक है, H पॉजिटिव आयन को निकाल दिया, तो अब इसमें क्या बचा? OH नेगेटिव बना। OH नेगेटिव में भी ऑक्सीजन के ऊपर अब पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है। अब आप देखो ये स्पीसीज भी तो आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर की है। क्यों? क्योंकि इस स्पीसीज में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन का रिच है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो ये वाटर आपका दो टर्म में ऐड हो सकता है। समझ में आ रहा ना? एंटरिंग ग्रुप ऑफ वाटर लेने की मैं आप बात कर रही हूँ तो ये फिनोमिना हाइड्रोलिसिस होगा, ओके। लेकिन हाइड्रोलिसिस भी आप दो तरीके से करा सकते हैं कि आप या जो वाटर लें या फिर आप हाइड्रोक्सी ग्रुप लें, क्योंकि वाटर से ही आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जनरेट हुआ है। इतनी चीज समझ में आया? तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पर को पहले प्रॉपर बताए कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने लिगेंड को रिप्लेस किया वाटर से तो आप ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। लेकिन अगर यहाँ पर आप वाटर तो ले रहे हैं लेकिन आप वाटर मतलब एंटरिंग ग्रुप आपका वाटर हुआ, तो उस केस में आप जो ये हाइड्रोलिसिस कहेंगे इसे बोलेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। अगर आप क्या कर रहे हैं? जो एंटरिंग ग्रुप है उससे क्या ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं, ओके। लेकिन अगर आपने एंटरिंग ग्रुप क्या ले लिया? हाइड्रोक्सी यानी कि OH। अब आप बोलेंगे वाटर का एडिशन कराना है तो OH क्यों ले रहे हो? मैं आपको वही चीज बता रही हूँ, वाटर और हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम ही चीज तो है। समझ में आ रहा? क्योंकि देखो हाइड्रोक्सी मैंने H नेगेटिव आयन को निकाला तो आपका क्या बन गया?
सॉरी, वाटर से अगर मैंने H नेगेटिव H पॉजिटिव आयन को निकाला तो क्या बन गया, हाइड्रोक्सी तो बन गया। तो दोनों सेम ही चीज तो है, समझ में आ रहा, दोनों तो एक ही चीज है। तो वही चीज बोल रही हूँ कि अगर आपने एंटरिंग ग्रुप को H2O के फॉर्म में एंटर किया, तो उस केस में जो हाइड्रोलिसिस होगा उसे आपको क्या बोलेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। समझ में आया। लेकिन अगर आप एंटरिंग ग्रुप को H2O के फॉर्म में ना लेके OH के फॉर्म में ले रहे हैं, OH नेगेटिव के फॉर्म में ले रहे हैं, तो उस केस में जो हाइड्रोलिसिस होगा उसे आप एसिड हाइड्रोलिसिस ना बोल के क्या बोलेंगे, बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया। तो इस फिनोमिना से यानी कि लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपका एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट आया। चीजें क्लियर हुई, इतना समझ गए कि कहां से आया। ऐसा नहीं है कि हवा से चीजें आ गई, ऐसा नहीं है, वो उसके पीछे का रीजन है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपका एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट आया है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल के फॉर्म में चेंज कर लेता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि नोट बोला है कि एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अकर। देखो एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो आपको पता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एक्वस मीडियम में ही होती है। क्यों? क्योंकि वाटर की प्रेजेंस तो चाहिए, तो वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जो मैंने यहाँ पर को आपको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको एसिड हाइड्रोलिसिस कराना है तो आपको रिएक्शन कंडीशन क्या लेनी होगी, या एसिडिक लेनी होगी या फिर न्यूट्रल लेनी होगी। दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, आपकी रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोलिसिस शो करेगी। ओके, लेकिन आपको बेसिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करानी है, तो उस केस में आपका जो रिएक्शन मीडियम होना चाहिए वो आपका बेसिक नेचर का ही होना चाहिए। समझ में आया। अब यहाँ पर को दो एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं CO3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये CO की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाई हुई है। ओके, यहाँ पर लिगेंड क्या है, 5 तो आपके अमोनिया, ये आपका ऑक्टेहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ही है, 5 आपके अमोनिया है, एक लिगेंड है आपका क्लोरीन। ओके, अब यहाँ पर को देखो, आप एक चीज मैंने यहाँ पर को ऐड भी करी होगी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि अमोनिया के ग्रुप जो होते हैं वो बहुत, इनके पास बहुत कम ऐसी टेंडेंसी होती है कि यहाँ पर से डिस्प्लेस हो जाए। यानी कि अमोनिया के ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप, वो लिगेंड जो आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, उनमें बहुत डिफिकल्टी होती है डिस्प्लेसमेंट कराने की। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, आपके पास 5 तो अमोनिया है, एक है आपका क्लोरीन, यानी कि 5 अमोनिया है, एक है आपका Cl ग्रुप। ओके, अब आप यहाँ पर को तो देख रहे हैं मैंने Cl को डिस्प्लेस किया वाटर से, और यहाँ पर बोल दिया कि ये एक एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। इतनी चीज समझ में आई। अब लेकिन देखो, ये जरूरी जो किया कि मैं Cl को ही डिस्प्लेस करूं, मेरा मन, मैं कोई भी लिगेंड को डिस्प्लेस कर सकती हूँ, मैंने चाहे अमोनिया को डिस्प्लेस कर दूं। ओके, तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो लिगेंड्स होते हैं, इनके पास बहुत कम टेंडेंसी होती है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कराए। ये बहुत स्टेबल टाइप के हो जाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं कराते। इसलिए मैंने यहाँ पर को अमोनिया को डिस्प्लेस नहीं कराया। मैंने किसको डिस्प्लेस कराया, क्लोरीन को डिस्प्लेस कराया। तो अमोनिया, 5 अमोनिया के लिगेंड आपको एज इट इज मिलेंगे, बट आपने Cl को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, Cl एज अ नेगेटिव चार्ज के बाहर चला गया। ये सारी चीजें चार्ज वार्ज में आपको बार बार बता चुकी हूँ जब मैं आपको ऑर्गेनिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब वो चीज तो कितनी बार बता दिया, अब तो वो आपके माइंड में भी छप जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बेसिक हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वाटर को आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर को जो आपका एडिशन हुआ, जो आपका एंटरिंग ग्रुप है, वो आपका पूरा वाटर के फॉर्म में जा रहा है। हाइड्रोलिसिस तो हुआ, तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोलिसिस दो फॉर्म में हो सकता है, या आप वाटर ऐड कीजिए या आप OH नेगेटिव ऐड कीजिए। ओके, तो आपने यहाँ वाटर ऐड किया, इट मीन्स यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो आपकी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, और यहाँ जो रिएक्शन कंडीशन होगा, यानी कि यहाँ पर जो pH होगा वो काफी लो होगा। समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या है, एसिडिक कंडीशन ही प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन देखो, इसमें भी सेम चीज है, बट यहाँ पर को जो आप एडिशन करा रहे हैं, जो आपका एंटरिंग ग्रुप है, वो आपका क्या, हाइड्रोक्सी। आप वाटर के फॉर्म में हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहे, हाइड्रोक्सी के फॉर्म में करा रहे हैं, तो इस केस में आपका Cl यहाँ से डिस्पैच हो गया Cl नेगेटिव के फॉर्म में, और आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया। समझ में आए, तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, बेस हाइड्रोलिसिस, इसे आप बोलेंगे बेस हाइड्रोलिसिस। और इस रिएक्शन को कराने में आपको बेसिक, यानी कि बोल सकते हैं हाई pH की नीड होगी, क्योंकि ज्यादा pH मतलब की कंडीशन आपकी क्या है, रिएक्शन की कंडीशन आपकी क्या है, बेसिक है। इतनी चीज समझ में, यानी कि आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर pH क्या होगा, आपका हाई होगा, यहाँ pH आपका क्या होगा, लो होगा। चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं, इतनी चीज समझ में। अब मैं आपको बताती हूँ पर्टिकुलरली एसिड हाइड्रोलिसिस पे बात है। ठीक है, तो देखो अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस पे। ओके, तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन करके सब कुछ शो किया है, तो आप क्या बोलेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस को क्या बोलेंगे, इसमें लिखा है एसिड हाइड्रोलिसिस और एक्वेशन। ठीक है, दोनों सेम चीज है। रिएक्शन में भी डिफाइन एज अ रिएक्शन इन विद द एक्वा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म।
तो देखिए अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस कहेंगे ना तो आपको ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ये आपका एक्वा प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको एक्वा नहीं मिलेगा, इसे जो कि एक्वा बोल सकते हैं, एक्वा मतलब होता है वाटर। ओके, तो यहाँ आपको हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इसे आप हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे एक्वा कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा बोल रहा है कि एसिड हाइड्रोलिसिस और एक्वेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसपे आपको क्या कॉम्प्लेक्स मिलता है, एक्वा कॉम्प्लेक्स मिलता है। वो भी कैसे मिलते हैं, फॉर्म ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल। कैसे मिलते हैं आपको बता दिया, आपने क्या करना है, एक लिगेंड को रिप्लेस करना है, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। इसका मतलब ये एक टाइप की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक टाइप की लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई जो कि ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखी जाती है। समझ में आया। अगला बोल रहा है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, देखो ये चीज मैं आपको ऊपर बता रही थी, ये चीज आपको ऑब्जर्व की जाएगी कि आपको अमोनिया बोला है या फिर अमोनिया के दूसरे कंपोनेंट यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग दूसरे आपके लिगेंड, जैसे हो गया इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन यानी कि ईएन लिगेंड जिसे आप बोलते हैं, बाइडेंटल होता है जो ईएन लिगेंड, या फिर आप इसके डेरिवेटिव यानी कि कोई भी आपका कोऑर्डिनेट, कोई भी आपका लिगेंड जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, अगर वो कोऑर्डिनेट करे किसी भी मेटल आयन के साथ, जैसे यहाँ CO3+ के साथ इसने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाया, तो इसको डिस्प्लेस कराना काफी क्या होता है, बहुत रेयर होता है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट का रेट काफी कम होता है। यानी कि आप कुछ देखो यहाँ पर को आप Cl को डिस्प्लेस, NH3 को डिस्प्लेस किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो आपके लिगेंड है। मैंने आपको क्या बोला कि नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड की टेंडेंसी बहुत कम होती है कि डिस्प्लेस हो, तो आप नाइट्रोजन वाले ग्रुप को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो ग्रुप्स हैं उनको डिस्प्लेस करना शुरू कर दीजिए। समझ में आए। तो ये होता है आपका एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एक एग्जांपल से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप यहाँ पर को देख सकते हैं एग्जांपल क्या है, ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, रिएक्टेंट मतलब CO आपका मेटल हो गया, मेटल के साथ आपके लिगेंड अटैच है, कितने लिगेंड है, 6, जिसमें 5 तो आपके अमोनिया है, छठा आपका सिंपल L किया हुआ। तो L की प्लेस पे आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी रख दीजिए, साइनाइड भी रख दीजिए, आपकी मर्जी। ओके, तो आपने यहाँ L रखा हुआ है। ओके, अब आपने यहाँ वाटर की प्रेजेंस ली है, तो वाटर आएगा, आपके लिगेंड को डिस्प्लेस करेगा और अपने आप को यहाँ पुट कर लेगा, लिगेंड नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका एक्वा प्रोडक्ट। तो ये बन गया आपका एक्वस प्रोडक्ट। समझ में आया। एक्वस नहीं बोलना चाहिए, एक्वा प्रोडक्ट बोलना चाहिए। एक्वा मतलब होता है वाटर। ओके, इतनी चीज समझ में आई। अगला देखो, अब हम बताते हैं, देखो ये चीज तो समझ में आ गई ना कि एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एसिड हाइड्रोलिसिस की जो रिएक्शन है, क्योंकि देखो ये भी तो एक टाइप की, सो सॉरी, ठीक है, तो ये भी तो एक टाइप की देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई या नहीं हुई, आप खुद ही बताइए। हुई ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो आपका ये ग्रुप है, जो आपका सब्स्टिट्यूशन करा रहा है, डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, ये एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, और आपको पता है ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट मींस न्यूक्लियोफाइल, ये भी तो वाटर भी तो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। ओके, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल भी 2 टाइप के होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होगा, एक आपके न्यूट्रल होंगे। तो वाटर आपका एक टाइप का न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि देखो वाटर के ऊपर कभी आप नेगेटिव चार्ज देखेंगे नहीं, बट वाटर तब भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि इसके ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन न्यूट्रल वाला न्यूक्लियोफाइल तो है। इतनी चीज समझ में आए। तो यहाँ पर को न्यूक्लियोफाइल है और आपका एक ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब कि आपके पास लिविंग ग्रुप भी है, ये है आपका लिविंग ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई या नहीं हुई, हुई ना। यहाँ पर आपने न्यूक्लियोफाइल को डाला, लिविंग ग्रुप को निकाला, यही तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको पता है जनरली हम 2 टाइप की पढ़ते हैं, होती तो बहुत टाइप की, लेकिन पढ़ते हम कौन से, 2 टाइप की, SN1 और SN2। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, यहाँ पर को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ये आपकी SN1 टाइप है या फिर SN2 टाइप है, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये चीज काफी डिफिकल्ट हो जाती है एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए, कि ये फाइंड आउट करना कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो SN1 के थ्रू प्रोसीड कर रही है या फिर SN2 की तरह प्रोसीड कर रही है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों डिफिकल्ट हो जाती है। अब आप बोलेंगे अभी तक तो डिफिकल्ट नहीं हो रही थी, अब इसके केस में क्यों डिफिकल्ट हो जा रही है, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर आपका क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी एक्वस मीडियम में होती है, तो यहाँ पर को काफी डिफिकल्टी होती है रेट को डिटरमाइन करने में। समझ में आया, जिसे आप स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया, जब आप केमिकल काइनेटिक्स पर पढ़ते हैं ना स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, उसका मतलब क्या है, आपकी एक चीज आपकी एक्सेस में होती है और यहाँ पर आप वाटर ले रहे हैं, तो वाटर आपका हमेशा एक्सेस पर
होता है। ओके, तो ये रिएक्शन में डिफाइन करना कि कौन सी रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन कौन से वे से प्रोसीड कर रही है, कौन से मैकेनिज्म से, कौन से काइनेटिक्स से प्रोसीड कर रहे हैं, ये डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो डोंट वरी, मैं आपको आगे समझाती हूँ, सुनिए। ठीक है, देखो अगर मैं चाहूँ कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट निकालूं, ठीक है, तो रेट आप कैसे निकाल सकते हैं? देखो अगर मैं बोलूं, अभी आपको पता नहीं है कि SN1 है या फिर SN2, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कराइए। क्यों? क्योंकि देखो ना, आपने न्यूक्लियोफाइल ही है, आपके पास लिविंग ग्रुप ही है। ओके, आप चाहे तो, आपको पता है, देखो मैं आपको यही बताती हूँ। सपोज आपको पता है SN1 रिएक्शन क्या है, आपकी 2 स्टेप में होती है। कैसे? पहले स्टेप पे तो आप क्या कीजिए, अपना देखो मैंने CO कर दिया, यहाँ पर कोई लिगेंड मैंने सीधे 6 कर दिया। ओके, तो सपोज पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने यहाँ से एक लिगेंड को निकाला, जिसकी वजह से क्या होगा, CO लिगेंड आपका बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर ये क्या है 5 हो जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। ओके, पहला स्टेप ये हुआ। दूसरे स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, CO ये आपने अपना प्रोडक्ट लिया, कार्बोकैटायन जो था। अगले स्टेप में आपने यहाँ पर को वाटर का, देखो यहाँ मैंने वाटर नहीं दिखाना चाहिए, वाटर की एंट्री हुई, और आपका बन गया प्रोडक्ट, यानी कि वाटर के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली जो पोजीशन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को तो एक दूसरे की नीड होती है, तो आप क्या करेंगे, वाटर का यहाँ अटैक करा देंगे, तो आपका बन गया CO L5, और यहाँ पर को आ गया H2O। ओके, तो एक रिएक्शन तो ऐसे भी हो सकती है, आपकी मर्जी, आप इसे SN1 भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसे SN2 भी तो बना सकते हैं। SN2 कैसे बनाएंगे, देखिएगा। देखिए SN2 कैसे बनाएंगे, SN2 आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, आपने अपना मेटल लिया, लिगेंड ले लिया अपने 6 के 6। ओके, तो पहले ही स्टेप में आपने क्या किया, यहाँ से वाटर को ऐड किया, यानी कि अपना न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, और क्या किया, यहाँ पर को CO है, CO के साथ आपके 6 के 6 लिगेंड अटैच है। ओके, 6 के 6 लिगेंड अटैच है, और इसी के साथ आपने वाटर को भी ऐड कर दिया। ओके, यानी कि ये एक आपकी इंटरमीडिएट स्टेट बन गई। ठीक है, और अगले स्टेप में आपने क्या किया, अपने लिगेंड को यहाँ से हटा दिया, यानी कि लिगेंड को कर दिया 5, और वाटर को एज इट इज रहने दिया, लिगेंड नेगेटिव के फॉर्म में चले गए। यानी कि आपको पता है SN2 रिएक्शन आपकी 1 स्टेप रिएक्शन होती है, आप रिएक्शन को ऐसे करा दीजिए। बट इन दोनों, आप देखो दोनों से तो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, लेकिन फेवरेबल कौन सी है, हमने करा तो दिया, पर ये क्या पॉसिबल है ऐसा कराना, ये भी तो जानना जरूरी है ना। हम तो कुछ भी कर देंगे, बट कुछ भी तो जरूरी नहीं है कि होता है। तो वही चीज है कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपका SN1 रिएक्शन प्रोसीड होती है या फिर SN2 रिएक्शन प्रोसीड होती है एसिड हाइड्रोलिसिस पे। ओके, तो आगे बढ़ते, तो देखिए सपोज मैंने बोला रेट लॉ ऑफ रिएक्शन निकालना है, मैं बोल रही हूँ ये रिएक्शन को मैं पहले SN1 रूट से फॉलो कराती हूँ। ठीक है, SN1 को आप डिसोसिएटिव मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ओके, अब आपको पता है SN1 रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। कैसे? पहले स्टेप पे आपका कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, यानी कि आपने क्या करना है, अपने एक लिविंग ग्रुप को निकाल देंगे, तो लिविंग ग्रुप जैसे डिस्पैच होगा तो आपका क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। ओके, और कार्बोकैटायन मतलब कार्बोकैटायन तो मैं उसके केस में बोल रही हूँ, अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटरमीडिएट बनेगा, देन उस पॉजिटिव इंटरमीडिएट को अपना न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, जो कि एक नेगेटिव है, कंपोनेंट है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कैसे बना, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा है इन SN1 मैकेनिज्म, जो कि एक टाइप की डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है। इसमें क्या हो रहा है, एक्वेशन, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज 1। देखो पहले मैं रिएक्शन बता देती हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है मेटल, मेटल के साथ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। देखो A आपका 5 हो गया, ये भी आपका लिगेंड है, X भी आपका लिगेंड है। ठीक है, तो ओवरऑल हो गया 6। ओके, तो ये है आपका, इसके ऊपर N पॉजिटिव, मतलब कि कोई भी चार्ज हो सकता है, नंबर ऑफ चार्ज कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर एटम नहीं है, तो पर्टिकुलर चार्ज लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, अपने लिविंग ग्रुप को यहाँ से डिस्पैच कर दे, यानी कि लिविंग ग्रुप निकल गया बाहर, तो लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई एक लिगेंड की कमी होने की वजह से ये पूरी स्पीसीज आपका पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगी। इतनी चीज समझ में आया। ओके, अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अपने इस पॉजिटिव स्पीसीज को यहाँ लाएंगे, इसमें अटैक कराएंगे अपने न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि ये टाइप का न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, अपने इस नेगेटिव, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करके बनाएगा बॉन्ड, किसके साथ, इस पॉजिटिव स्पीसीज के साथ। तो जैसे इसने बॉन्ड बनाया, तो आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर को मिल गया। ओके, अब ये चीज मैं आपको एक एक स्टेप खोल खोल के बताऊं तो ये बेकार चीज हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत बेसिक है, समझ में आ रहा ना। इतनी चीजें अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर भी पूछ लीजिएगा, अगर नहीं भी पूछना चाहते हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिएगा, वहां मैंने एक एक स्टेप को बॉन्ड तोड़ना बनाना सब कुछ सिखाया है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, अब आपको पता है ये जो पहला स्टेप होता है ना, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है, और जो सेकंड स्टेप होता है ये होता है फास्ट स्टेप। ओके, अब आपको पता है हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब अगर आपको रिएक्शन का रेट निकालना है तो आप सिर्फ इस स्टेप को देख के निकालेंगे, इस स्टेप का यहाँ कोई मतलब नहीं है,
सिर्फ स्लोवेस्ट स्टेप हमेशा कोई भी रिएक्शन, यहीं की बात नहीं कर रही हूँ, आपको कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शन मिलेगी और अगर आपको वहां क्या है मल्टी स्टेप रिएक्शन है, देखो अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है वही स्टेप आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उस केस में जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप होगा, जो सबसे धीरे धीरे स्टेप आपका चल रहा होगा, वही स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप चीजों को, आप खुद ही ना बार बार वो एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने घर के एक कोने से दूसरे कोने पर जाए और दौड़ते हुए जाए, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस कमरे में क्या काम हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आप भटकते भटकते धीरे धीरे मटकते मटकते चलेंगे तो आपको क्या हर कमरे की चीजें पता चल जाएगी कि हाँ इसमें ये हो रहा है। तो रिएक्शन में भी यही होता है, अगर आप यहाँ से धीरे धीरे जा रही है, ये रिएक्शन बहुत स्लोली प्रोसीड कर रही है, तो इस स्टेप को पता है कि रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये स्टेप तो इतनी जल्दी कंप्लीट हो रही है कि इसे पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन में हुआ क्या। समझ में आया? तो स्लोवेस्ट स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, यही बताता है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। समझ में आया? अब देखो अगर मैं इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलूं तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपका कंसंट्रेटिंग टर्म के इक्वल होता है। तो इस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेटिंग टर्म क्या है, एक ही कंसंट्रेटिंग टर्म है, वो है ये। ओके, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन यानी कि रिएक्शन ए, इसे बोलते हैं रिएक्शन ए। ओके, तो दूसरी रिएक्शन होगी जिसे हम SN2 से प्रोसीड करेंगे, वो होगा रिएक्शन बी। ओके, तो इस इक्वेशन के लिए रेट क्या होगा, रेट की वैल्यू क्या होगी, रेट इज इक्वल टू क्या होता है के अगर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट का साइन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया, सीधे कांस्टेंट लगा दिया, तो आपका रेट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कंसंट्रेटिंग टर्म। ओके, तो यहाँ पर को आपको पता है SN1 रिएक्शन में कंसंट्रेटिंग टर्म हमेशा एक होता है क्योंकि ये क्या यूनिमोलिकुलर है। ओके, और यहाँ पर को क्या सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, एक ही कंसंट्रेशन टर्म तो होगा ना, आप इसी स्टेप का कंसंट्रेशन टर्म लेंगे, इसका नहीं लेंगे। अगर इसका लेना होता तो दो कंसंट्रेशन टर्म मिलते, यानी कि रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन टर्म क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड कितने मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा? तो अगर ये स्टेप लेते तो आपको दो मॉलिक्यूल मिलते, लेकिन ये लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये फास्ट स्टेप है। समझ में आ रहा? तो ये है आपका स्लोवेस्ट स्टेप। तो आपको कंसंट्रेशन टर्म कितने मिले, एक कंसंट्रेशन टर्म मिला, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, किसके, Ma5X के इक्वल हो जाएगा। तो समझ में आया? तो देखो यही लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस। इतनी चीज समझ में आए? तो आपने इसका रेट निकाल दिया। पहले एक चीज समझो, SN1 आप समझ गए, यहां तक आपने SN1 को फॉलो कर दिया। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ SN2 में क्या होगा। देखो SN2 में क्या होगा, आपकी रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि SN2 रिएक्शन क्या है, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। कैसे? देखो वही आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसके साथ आपने वाटर को ऐड किया, तो पहले स्टेप में क्या होगा कि वाटर भी इसके साथ ऐड हो जाएगा और लिगेंड भी जाएगा नहीं। यहाँ पर को देखो जो ग्रुप डिस्पैच होने वाला होता है ना, जैसे सपोज क्या है मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड कितने अटैच है, 5। ओके, छठा लिगेंड आपका निकलने वाला है, तो इस केस में क्या है, ये छठे लिगेंड के साथ भी पार्शियल बॉन्ड बनाएगा और यानी कि जो आपका लिविंग ग्रुप है उसके साथ भी पार्शियल बॉन्ड बनाएगी और जो आपका एंटरिंग ग्रुप है उसके साथ भी पार्शियल बॉन्ड बनाएगी। यानी कि यहाँ पर को आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। कार्ब यहाँ तो आपका पॉजिटिव इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। आप इसमें देख सकते हैं आपका ना आपका लिविंग ग्रुप डिस्पैच हुआ है, ना आपका एंटरिंग ग्रुप पूरी तरह से ऐड हुआ है। समझ में आ रहा? ये कुछ ऐसी स्टेट बनी, इसके साथ आपका लिविंग ग्रुप भी जुड़ा है, एंटरिंग ग्रुप भी जुड़ा है, लेकिन पूरा बॉन्ड नहीं बना है, पूरा सिंगल बॉन्ड नहीं बना है। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो है पार्शियल बॉन्ड। और ये जो स्टेट होती है ना, ये बहुत छोटी स्टेट, मतलब ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो कि इमेजनरी होती है, हाइपोथेटिकल, क्योंकि कभी पार्शियल बॉन्ड बनता है कभी नहीं बनता, बस हम ऐसा कंसीडर करते हैं। चीजें समझ में आई? तो ये बन गया आपका एक इंटरमीडिएट। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप डिस्पैच हो गया एल नेगेटिव के फॉर्म में, और वाटर क्या है आपका पूरा 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 बॉन्ड इसके साथ बना देगा। समझ में? तो वही चीजें जो आप SN1 SN2 और क्या है ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, वही अभी आप इनऑर्गेनिक में देख रहे हैं। समझ में आए? यानी कि किसी कार्बन किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए देख रहे हैं। समझ में आए? अब देखो इसमें फास्ट स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप कौन सा होता है, इसमें ये स्टेप होता है स्लोवेस्ट स्टेप, ये होता है फास्ट स्टेप। इसका मतलब ये स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और ये स्टेप आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको रिएक्शन का रेट निकालना है तो आप बस इतने स्टेप को देखो, इसे छोड़ दो। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, बोला कंसंट्रेशन टर्म पे। यहाँ नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म कितने, दो कंसंट्रेशन टर्म है। क्यों? क्योंकि ये आपकी SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में आपका कंसंट्रेशन टर्म हमेशा दो ही मिलेंगे। समझ में आया? तो दो कंसंट्रेशन टर्म कौन है, एक तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक है आपका वाटर। तो इस केस में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आप इसे K2 बोल रहे हैं, ठीक है, उससे हमने K1 बोला, इसे आपने बोला K2, तो K2 यानी कि कांस्टेंट K2 बोला, तो ये किसके इक्वल होगा, आपका कंसंट्रेशन टर्म ऑफ दिस, इसके कंसंट्रेशन टर्म और कंसंट्रेशन टर्म ऑफ वाटर। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि देखो
अगर आप एक्वस मीडियम में, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, ये जो रिएक्शन कराते हैं वो एक्वस मीडियम में कराते हैं। एक्वस मीडियम मतलब वाटर की प्रेजेंस में, ओके। और आपका जो वाटर होता है वो हमेशा इस टाइप की रिएक्शन में एक्सेस में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है ना, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपोनेंट अगर आपका एक्सेस में हो गया तो आप उसे कांस्टेंट रख देते हैं, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होगा, इतना ज्यादा है। आप अगर एक मॉलिक्यूल भी उसका ले लेंगे तो पूरा के पूरे में क्या फर्क पड़ेगा, आपके पास 100 रुपए किसी को 50 पैसा दे भी देंगे तो क्या घटेगा आपका, वही चीज है। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि आपने एक दो मॉलिक्यूल ले भी लिए रिएक्शन कराने में तो वाटर का कुछ नहीं जाएगा, तो आपका जो एक्स है, एक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर को लिखा है सिंस द वाटर इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट इन अ रिएक्शन। इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के आप SN1 बोलो या फिर SN2 बोलो, ये जो रिएक्शन आप करा रहे हैं इस रिएक्शन में जो वाटर है ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसका मतलब आप वाटर का कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, पता है ये चीज है। तो आपका क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन तो आपका कांस्टेंट हो गया। तो आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आपकी, ये निकल गई। ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ SN1 के केस में भी तो ये इक्वेशन निकली थी और ये आपकी यहाँ भी निकली, क्योंकि यहाँ वाटर का ही तो एडिशन था बट वाटर तो कांस्टेंट ले लिया, तो दोनों इक्वेशन आपकी सिमिलर आ गई। समझ में आया। अब आगे को देखो, ये बोल रहा है कि SN1 के केस में रेट ऑफ इक्वेशन क्या आई थी, ये आई थी, ठीक है। और SN2 के केस में भी क्या आई, ये ही आई। अब आप देखो कि दोनों रिएक्शन क्या है, एक ही जैसी भी। समझ में आ रहा ना, आपके SN2 में क्या आई थी, यहाँ पर वाटर भी था लेकिन वाटर कंसंट्रेशन टर्म आप नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि वाटर आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन टाइप का हो जाएगा। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन आप चाहे आप SN1 से कराओ SN2 से कराओ, रिएक्शन आपकी SN1 ही प्रोसीड होगी, यानी कि आपकी जो काइनेटिक्स होगी इस टाइप की रिएक्शन की, अगर आप काइनेटिक्स निकालना चाहेंगे किस टाइप की रिएक्शन की, एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के अगर आप काइनेटिक्स निकालना चाहेंगे, केमिकल काइनेटिक्स निकालने चाहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन हमेशा SN1 रिएक्शन ही, SN1 काइनेटिक्स और SN1 मैकेनिज्म ही फॉलो करती है। समझ में आया क्यों फॉलो करती है, ठीक है, समझ में आ गया ना। आप कुछ भी स्टेप से जाओ आपको प्रोडक्ट में क्या है ये ही मिलेगा, इसका मतलब आपकी रिएक्शन क्या है, सिर्फ SN1 रिएक्शन फॉलो करती है। समझ में आया। अब देखो पर यहाँ एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन कैसा, देखो अभी तक तो मैंने आपको बोला कि ये एक्वेशन रिएक्शन, एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन SN1 रूट को ही फॉलो करेगा, यानी कि SN1 काइनेटिक्स को ही फॉलो करेगा। उसका रीजन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके। लेकिन क्या होता है, कभी कभार कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि इस मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, यानी कि आपकी SN1 रिएक्शन को SN2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर्स क्या है आपको मैं बताती हूँ, दो ही स्लाइड है, ध्यान से देखिएगा। देखो पहला बोल रहा है कि चार्ज ऑन है सबस्ट्रेट, तो बोल रहा है अगर आपके सबस्ट्रेट में चार्ज बढ़ गया, ओके, तो अगर चार्ज बढ़ गया तो उस केस में आपकी काइनेटिक्स भी बदल सकती है। कैसे बदलेगी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इसने दो रिएक्शन दिखाई है, पहली रिएक्शन ये है, दूसरी रिएक्शन, ओके। अब देखो पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट है ना, ये दोनों अलग अलग है। देखो आपके रिएक्टेंट अगर उसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, लिगेंड्स के बेसिस पे अलग होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, लिगेंड आप कोई भी लगा लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या है, ये जो रिएक्टेंट है ये सिस फॉर्म में, ये वाला रिएक्टेंट भी सिस फॉर्म में, ओके। यहाँ पर सेंट्रल मेटल है CO, यहाँ पे भी ये सेंट्रल मेटल CO, ओके। और यहाँ पे पहले वाले रिएक्टेंट में लिगेंड कौन कौन सा है, देखो EN यानी कि बाइडेंटल लिगेंड है, वो भी कितने हैं, दो, ओके। और दो है Cl लिगेंड, यानी कि यहाँ पर कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये बोल रहा है कि ये आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी टेट्राहेड्रल है, इसमें आपके दो तो EN है लेकिन दो Cl ना होके एक Cl है, एक है आपका वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन आपको लिगेंड से कुछ नहीं करना, लिगेंड आपकी मर्जी, आप इनको भी बदल दीजिए, ओके। लेकिन अलग अलग क्या है, जो मेन चीज है वो देखना है आपने, इनका चार्ज। आप देखिए पहले वाली रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसके पास है 1+ चार्ज, लेकिन दूसरे केस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास चार्ज कितना है, 2+ चार्ज। अब देखो अब रिएक्शन कैसे वरी होती है, रिएक्शन कैसे वरी होगी, यहाँ पर लिखा है it has been observed that if the positive charge on a reacting complex ion increases, अगर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लगता है तो रेट ऑफ एक्वेशन भी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। उस केस में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके। तो आप देखेंगे, अगर आपको देख के पता चल रहा है कि इस रिएक्शन यानी कि पहली रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, दूसरी रिएक्शन का रेट क्या होगा, कम होगा। इसका रीजन क्या है, आप अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटल डाटा इसका चेक करेंगे तो वहां भी आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि अगर आप पहले रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो इसका रेट हमेशा 100 टाइम ज्यादा आएगा कंपेयर टू दूसरी टाइप के रिएक्शन के। समझ में आया क्यों,
क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा आ गया। जितना ज्यादा चार्ज आता है उतना ही रेट क्या हो जाता है, उसका रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब ये चीज तो आप समझ गए। अब देखो, अब एक और चीज मैं बताती हूँ जो मैं आपको बता रही थी, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। देखो, इस टाइप की रिएक्शन जो आपकी फर्स्ट में है, इसका काइनेटिक्स अगर आप निकालेंगे तो ये आपको SN1 ही मिलेगा, लेकिन इसका काइनेटिक्स आपका SN1 अब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, उसका रीजन मैं बता रही हूँ। वही चीज तो मैं बोल रही हूँ कि आपका SN1 रिएक्शन किस में शिफ्ट हो जाएगी, अब SN2 में। कैसे, अब आप देखिए, ठीक है। तो होता क्या है, पहले देखो, पहले हम दो केस लेके चल रहे हैं। पहले केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो रिएक्शन है जिसमें आपने चार्ज बढ़ा दिया है, पॉजिटिव चार्ज, ये SN1 रूट को फॉलो कर रही है। ओके, तो दूसरे केस में हम देखेंगे ये रूट, ये जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। फिर हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन आपकी फेवरेबल हुई। ठीक है, तो मैं आपको बिना थ्योरी पढ़े, मतलब पहले थ्योरी नहीं पढ़ती हूँ मैं, पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ होता क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपको SN1, सपोज मैंने कहा कि ये रिएक्शन आपकी SN1 रूट को फॉलो कर रही है, तो क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको SN1 पे लेके चलती हूँ। ठीक है, तो देखो ये है आपकी SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपकी ये SN1 रिएक्शन उस कंपाउंड में आप फॉलो करा रहे हैं, लेकिन इस मेटल के ऊपर चार्ज बढ़ा दिया, यानी कि अभी इसके पास अगर 1+ चार्ज था, तो अब इस मेटल के ऊपर आ गया 2+ चार्ज। ओके, अब देखो, आप SN1 रिएक्शन में क्या कराते हैं, आपको पता है SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें पहले स्टेप पे आपका लिगेंड को निकालना पड़ता है, यानी कि लिगेंड का डिपेयर होता है, लिगेंड आपका सिस्टम से, अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर जाएगा। ओके, अब आप खुद ही सोचिए कि लिगेंड आपका एक नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। ओके, अगर नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल इस सिस्टम में प्रेजेंट है, और अगर आप उस सिस्टम की पॉजिटिविटी को बढ़ा देंगे, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज यहां से निकलना चाहेगा, नहीं निकलना चाहेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, इस सिस्टम के पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो तो है। ओके, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं, तो अगर आप इससे नेगेटिव चार्ज निकालें तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव चार्ज इसकी ओर और अट्रैक्ट होगा बाहर निकलने से ज्यादा। समझ में आ रहा, ये क्या फेवरेबल करेगा, मतलब कि इस नेगेटिव चार्ज लिगेंड के लिए, लिगेंड आपका नेगेटिव चार्ज है, अगर आप इसे बाहर निकालना चाहेंगे और मेटल की पॉजिटिविटी को बढ़ा देंगे, तो ये बाहर निकलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये बाहर निकलेगा क्यों, इसको तो यहाँ और पॉजिटिविटी मिल गई, ये और ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ तो इतनी सारी पॉजिटिविटी है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको तो बल्ले बल्ले होगी कि यहाँ पर कोई इसे पॉजिटिविटी मिल गई, तो अच्छी बात है, इसको पॉजिटिविटी मिली, तो ये बाहर निकलना क्यों चाहेगा। तो यहाँ पर कोई SN1 रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, वहां पर कोई SN1 रिएक्शन फॉलो ही नहीं होती, क्योंकि मेटल के ऊपर आप जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, उतना ज्यादा लिगेंड इसकी ओर अट्रैक्ट होगा बाहर निकलने से ज्यादा। इसके लिए बाहर निकलना उतना फेवरेबल नहीं होगा जितना ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होना चाहेगा। समझ में आए, तो खुद ही सोचिए, अगर लिगेंड बाहर ही निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो आपका इंटरमीडिएट कैसे फॉलो होगा, मतलब कैसे बनेगा, और अगर इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको यही रूट आपका SN2 से कराऊं, तो SN2 में क्या होता है, देखो SN2 में अगर मैं आपका मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दूं, तो देखो आप खुद ही आप सोचो कि आप SN2 के केस में क्या है, लिगेंड को निकालते नहीं है। SN1 में पहले आप लिगेंड निकालते हैं, देन वाटर को ऐड करते हैं, लेकिन SN2 के केस में क्या होता है, लिगेंड को निकालने से पहले आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं। और आपको पता है लिगेंड आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल भी तो आपका नेगेटिव चार्ज ही होता है। न्यूक्लियोफाइल भी तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल अगर आपने मेटल के ऊपर पॉजिटिविटी को बढ़ाया, तो सोचिए न्यूक्लियोफाइल कितनी जल्दी मेटल पे अटैक करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि मेटल के ऊपर इसे इतनी पॉजिटिविटी मिल गई कि ये आंख बंद करके मेटल के पास चले गया। समझ में आया, क्यों, क्योंकि वाटर जो है एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब ये नेगेटिव चार्ज रिच है, इसको चाहिए पॉजिटिविटी, तो मेटल के ऊपर जब जितनी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल इसकी ओर उतनी ही जल्दी अट्रैक्ट होगा। तो सोचो यहाँ पर को कितनी जल्दी रिएक्शन होगी, वाटर को लगेगा यार इसमें तो कितनी पॉजिटिविटी है, सीधे इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगी, तो अट्रैक्ट हो जाएगी तो रिएक्शन कितनी जल्दी कंप्लीट होगा। तो सोचिए अगर पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो आपकी SN2 रिएक्शन तो फॉलो होगी, कितनी जल्दी होगी, देखो बाहर से तो आप नेगेटिविटी को ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये SN1 रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन कराने के लिए आपको लिगेंड को सिस्टम से निकालना होता है, बट लिगेंड निकलेगा नहीं क्योंकि आपने सिस्टम की पॉजिटिविटी बढ़ा दी। तो ऑब्वियस सी बात है, लिगेंड एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, इसे पॉजिटिविटी चाहिए, अगर इसको अपने सिस्टम में पॉजिटिविटी मिल रही है तो ये बाहर क्यों जाना चाहेगा। तो ऐसी रिएक्शन के लिए जिस पे आप पॉजिटिविटी को बढ़ा देते हैं, तो उस केस में रिएक्शन आपकी SN1 रूट फॉलो ना करते हुए SN2 रूट को फॉलो करती है। तो आप देख लीजिए काइनेटिक्स बदल गया नहीं बदल गया, देखो SN1 होना तो चाहिए था, लेकिन कौन सी रूट फॉलो किया, इसने SN2 का रूट फॉलो किया। समझ में आया, इतनी सी बात थी, समझ में आया। तो यही चीज आपको यहाँ थ्योरी पे लिखी हुई है, ये चीज आप पढ़ सकते हैं, बार बार रिपीट क्या करूं, समझ में आया ना, वही चीज है। ठीक है,
अब देखो दूसरा फैक्टर क्या बोल रहा है, दूसरा फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल और एक्स, यानी कि आपका जो लिविंग ग्रुप है इसका बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर टेबल निकल जा रहा है, ये आपकी एक टेबल बनाई हुई है जिसपे क्या लिखा है, लिविंग ग्रुप दिखाया है, ये आपका लिविंग ग्रुप है और लिविंग ग्रुप का कांस्टेंट दिखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आपका जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको भी यहाँ पर को पुट किया हुआ है। ओके, अब देखो ये बोल रहा है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द डाटा, ये डाटा आप देख लीजिएगा, ये क्या बोल रहा है, इस डाटा से हमें एक चीज क्लियर हो सकती है कि जितनी ज्यादा आपके लिविंग ग्रुप की बेसिसिटी इंक्रीज होगी उतनी ही कम आपकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। यानी कि अगर आपका कोई लिविंग ग्रुप है, सॉरी, अगर आपकी लिविंग ग्रुप है ना जो आपका, उस लिविंग ग्रुप की क्या बेसिसिटी को आप जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे, आपके सिस्टम की जो आपकी रिएक्शन है उसकी आपकी रेट बोल सकते हैं वो उतनी ही ज्यादा कम होने लगेगी। समझ में आया क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे स्ट्रेंथ, अगर आपका जो मेटल और एक्स की जो मेटल और एक्स मतलब कि मेटल और जो लिविंग ग्रुप है आपका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में मेटल और लिविंग ग्रुप तो है ही ना, लिविंग ग्रुप आपका लिगेंड है, तो मेटल और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी का। यानी कि अगर आपकी रिएक्शन की बेसिसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा मेटल और लिगेंड की क्या होगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी, यानी कि उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि आप इस लिगेंड को यहाँ से डिस्प्लेस करा सके, निकाल सके। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ, कि अगर आपके सिस्टम में आपके जो आपका लिगेंड है उसकी बेसिसिटी जितनी ज्यादा होगी, बेसिसिटी आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको पता है रिएक्टेंट साइड मेटल और लिगेंड आपका जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आपको इस लिगेंड को यहाँ से निकालना है, लेकिन अगर आपके सिस्टम की बेसिसिटी ज्यादा है तो मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर सोचिए इनकी बॉन्डिंग ज्यादा है तो आप मेटल से लिगेंड को बाहर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग ही स्ट्रॉन्ग है, तो इनको निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि आप जिसे एक्वेशन रिएक्शन कहते हैं, एक्वेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे ये तो ठीक है, ये रिएक्शन तो आपका SN1 रूट ही फॉलो करेगी जैसे आपकी और रिएक्शंस करती है। ठीक है, ये चीज तो अलग बात है, बट मैं एक चीज फैक्टर बता रही थी। ठीक है, लेकिन ये चीज समझ में आए तो आपकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, बट ये चीज आपकी मेन है, ये चीज आप समझ लीजिए कि हमेशा ही आपकी रिएक्शन क्या है, SN1 रूट को फॉलो नहीं करेगी। इसका रीजन क्या है यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आए? तो ये होता है आपका एसिड हाइड्रोलिसिस। होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने एक्सप्लेन किया, तो समझ में आया ना, ये होता है एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आज हमने एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ा, समझ लिया एसिड हाइड्रोलिसिस होता क्या है, एक्वेशन प्रोसेस होती क्या है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एसिड हाइड्रोलिसिस को अफेक्ट करते हैं। चीजें क्लियर है? तो अभी हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। होप आपको समझ में आया होगा। के लिए बाय बाय।